जय हिंद दोस्तों। आज हम सेल चैप्टर का पार्ट 3 वाला भाग देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वाले भाग में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तथा केंद्रक और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसकी खोज जो सबसे पहले 1945 में कीथ पोर्टर ने यकृत कोशिका में की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो कोशिका होता है पचकने से बचाता है। क्या करता है? पचकने से बचाता है। जिस प्रकार एक घर में बिंब जो होते हैं वो घर की छत को यानी कि गिरने से बचाते हैं, उसी प्रकार क्या करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि ये बिंब के समान होता है। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर सहारा प्रदान करता है, यानी कि आंतरिक सहारा प्रदान करता है। इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यानी अंतःप्रदक जल का, ये दो प्रकार का होते हैं, दो पार्ट का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला होता है यह क्या करता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और जो रफ वाला होता है यानी खुरदुरा जो होता है, खुरदुरा होता है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये आधा सही है। अब क्या होता है कि जो खुरदुरा वाला होता है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो रफ के साइड वाला क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। अब देखते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब राइबोसोम जो होता है इसको जंतु कोशिका में सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में पाइलाडे ने देखा, यानी पाइलाडे ने खोज की। और वनस्पति कोशिका में 1953 ईस्वी में रॉबिन्स तथा ब्राउन ने इसको खोजा था। अब राइबोसोम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। तो इसको कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, इसको किसी प्रकार से देखा जाता है तो सेडिमेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब सेडिमेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार देखा जाता है कि जौन चीज़ जल में पहले डूब जाए वो बड़ा होता है और जौन चीज़ जल में बाद में डूबे वो छोटा होता है। तो 70S वाला जो होता है ये छोटा होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो 80S वाला होता है, 80S वाला ये बड़ा होता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इसके आगे हम केंद्रक के बारे में देखेंगे। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। जिसकी खोज किसने की थी? तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे क्या कहता है? इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं। ये क्या करता है? ये कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब केंद्रक के अंदर दो चीज़ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। अब क्रोमोसोम के अंदर DNA और RNA पाया जाता है। अब केंद्रक के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है 80% होती है और DNA की मात्रा 10% और 10% जल और अदर चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो केंद्रक होता है ये मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर
बनी होती हैं, 4 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। या केंद्रक को बता सकते हैं 4 भागों से बांटा जा सकता है। सबसे पहले होता है हमारा केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जाल तथा न्यूक्लियोलस होता है। ये 4 भागों से मिलकर केंद्रक बना होता है। अब जो केंद्रक कला होता है या केंद्रक का बाह्य आवरण होता है, क्या होता है? केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। अब जो केंद्रक द्रव्य होता है या केंद्रक कला के अंदर एक पारदर्शी ठोस भरा होता है, पारदर्शी अर्ध ठोस द्रव्य भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अभी इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है? इस केंद्रक द्रव्य के अंदर एक धागे के समान संरचना पड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर धागों के समान क्या होते हैं? संरचना पड़ी होती है, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और यह क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? तो डीएनए का बना होता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है, अब देखते हैं न्यूक्लियोलस किसका बना। तो जो न्यूक्लियोलस होता है यह केंद्रक के अंदर गोलाकार, अंडाकार तथा अंडाकार अवस्था में होती है। इसका डायग्राम इस प्रकार से देखा जा सकता है। ये देखो इसका डायग्राम है। जो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस होता है। ये केंद्रक के अंदर अंडाकार गोलाकार की संरचना जैसी पड़ी हुई है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम को कोशिका का जो जल सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? सन 1958 ईस्वी में डी डुबे वैज्ञानिक ने खोज किया था, डी डुबे ने। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, जिसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ये जल अपघटक एंजाइम क्या करता है कि कोशिका के अंदर यदि कोई भी अंग काम नहीं करता है, तो यह क्या करता है? लाइसोसोम उस अंग को जल अपघटक एंजाइम के द्वारा ख़त्म कर देता है। जल अपघटक एंजाइम उस पर छोड़ देगा, छिड़क देगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो यदि इस कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता, तो ये कोशिकीय पाचन भी कर देता है, यानी कोशिका के अंदर उस मरी हुई चीज़ को पाचन भी करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, चाहे राइबोसोम हो। यदि सारे बंद कर देते हैं काम करने के, तो ये क्या करता है कि लाइसोसोम क्या करता है? जब सारे काम करना बंद कर देते हैं, ये लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, अपने आप को ही फाड़ देगा। और जब अपने आप को फाड़ देगा तो ये जल अपघटक एंजाइम पूरे की पूरी कोशिका में फैल जाएगा, जिससे क्या करता है? पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे कोशिका का सुसाइड बैग भी, यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब जो ये लाइसोसोम होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी के मरने पर यह लाइसोसोम की बजाय स्प्लीन यानी कि स्प्लीन तिल्ली में जाता है, प्लीहा में जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। अब हम इसके आगे सेल चैप्टर का पार्ट 4 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद।